यूक्रेन का दौरा करेंगे। संभावित यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की खबर है और यह बताया जा रहा है कि जेलेंस्की ने खुद पीएम मोदी को न्योता दिया था और अब यह कार्यक्रम प्रस्तावित कम से कम आ चुका है, जहां पर अगस्त में 23 अगस्त के आसपास बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे यूक्रेन का। तो यूक्रेन रशिया के युद्ध के बीच में जेलेंस्की से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री 23 अगस्त को रवाना करेंगे यूक्रेन, जहां पर जेलेंस्की की न्योता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। देखना होगा कि ये मुलाकात किन मायनों में अहम होती है। कई मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर भी सकते हैं जेलेंस्की से। हालांकि लगातार यूक्रेन रशिया के बीच में यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाज उठाए भी हैं और उन्होंने कहा है कि युद्ध शांत होना चाहिए। ग्लोबल पीस की बात भारत हमेशा करता रहा है, लेकिन इस बीच में जेलेंस्की ने जब न्योता दिया था तो उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 23 अगस्त के आसपास यूक्रेन जा सकते हैं और जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। नीति आयोग की बैठक के दौरान 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इसी पर रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। नीति आयोग की बैठक के दौरान 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। बैठक का थीम विकसित भारत 2047 है और बैठक में ये चर्चा होगी कैसे 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इंडिया गठबंधन शासित राज्यों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। वहीं कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पहले ही बैठक में जाने से इंकार कर चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में सुबह 10 बजे इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इधर नीति आयोग की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सरकार पर हमला भी आया। ममता बनर्जी ने कहा कि बजट सहकारी संघवाद को दर्शाता है, लेकिन ये पक्षपातपूर्ण राजनीतिकरण है। हर राज्य का अपना एजेंडा है, प्राथमिकताएं होती हैं। उन्हें हमारे राज्य को वंचित कर दिया। वो बंगाल को विभाजित करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की सरकार आपसी झगड़ों से गिर जाएगी। इतना ही नहीं, वो नीति आयोग की बैठक में नीति आयोग को बंद करने और योजना आयोग लाने की मांग करेंगी, क्योंकि योजना आयोग 1950 से लेकर देश में आयोजित होता था। 2014 में जब मोदी की सरकार बनी तो इसी योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया है। अब इसी की बात कह रही है। हालांकि पहले चर्चा यह भी आ रही थी कि ममता बनर्जी नहीं जाएंगी इस बैठक में, लेकिन पूरा जो क्लैरिफिकेशन है वो ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आया था। अब क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली में नीति आयोग की 27 और 28 जुलाई को जब बैठक हो रही है, बजट में भेदभावपूर्ण व्यवहार पश्चिम बंगाल के साथ क्यों किया गया, पश्चिम बंगाल को अलग करना है, ये तमाम तंज उन्होंने बीजेपी पर किया है और इस बात को उन्होंने कहा है कि इस बात को वो नीति आयोग की बैठक में करेंगी और नीति आयोग को बदलकर फिर से योजना आयोग लाया जाए, इस बात का भी जिक्र वो करेंगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 जुलाई को सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की और इस तरह अब तक 7 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 जुलाई को सेना के अग्निवीरों को राज्य पुलिस की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी घोषणा की। इस तरह 7 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण के साथ छूट दी जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। सीएम भजनलाल ने कहा कि पुलिस विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में आरक्षण मिलेगा। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार इस संबंध में योजना भी बना रही है। जल्द ही इस योजना को लागू भी किया जाएगा। दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को
नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीरों के माध्यम से उन सभी ऐसे योद्धा जो समय, समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे। देश की सियासत में एक बार फिर से अखिलेश और केशव वार शुरू हो गया है। जी हां, एक ओर से वार किया गया तो दूसरी ओर से पलटवार। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच की सियासी जंग फिर से सुर्खियां बनी है। क्या है ये सियासी जंग, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक ओर से वार हो रहा है तो दूसरी ओर से पलटवार। ये सियासी जंग एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो रही है। अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताया है। अखिलेश ने कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड है। वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड है। नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते तो लखनऊ वाले भी मिल रहे किसी से। मौर्य की बात सुनते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस को भी हाथ धोने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने चुटकी ली तो बीजेपी ने भी उसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और 2027 में समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हराकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर बनाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की कार्रवाई से ज्यादा जनता कार्रवाई करने का मन बना चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया। फिलहाल अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच ट्विटर वार हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा था कि दिन पर दिन बीजेपी कमजोर हो रही है। बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर है। बीजेपी में एक दूसरे को कमरत दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान का खुद केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने लिखा था कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा के देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वैसे तो इस सियासी लड़ाई में मोहरे की बात नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच सियासी नोकझोंक पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताएंगे कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान भारत सरकार को मुश्किल में डाल सकता है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इजरायल के खिलाफ भड़ास निकाली है।
इजराइल इस वक्त गाजा में हमास के आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इसी जंग को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भारत के दोस्त देश इजराइल को बर्बर बता दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बयान का जिक्र करते हुए निशाना साधा। वो बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष कहते हैं। वो बिल्कुल सही हैं, सिवाय इसके कि वो और उनकी सरकार ही बर्बर है और उनकी बर्बरता को पश्चिमी दुनिया के अधिकांश लोगों का खुला समर्थन मिल रहा है। ये देखना वाकई शर्म की बात है। दरअसल 2 दिन पहले अमेरिका की संसद को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संबोधित किया था। इस दौरान अमेरिकी संसद ने नेतन्याहू का भव्य स्वागत किया और उनके संबोधन के दौरान कई बार लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। प्रियंका वाड्रा ने अमेरिका सीनेट में इजराइल के प्रधानमंत्री के इसी स्वागत पर नाराजगी जाहिर की। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 की ओपनिंग सेरेमनी मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक की मौजूदगी में सीन नदी पर आयोजित की गई। पुल पर फ्रांस का झंडा लहराया और इसके साथ ही भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आगाज हुआ। सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख थॉमस बाक के साथ फ्रांस के महान फुटबॉलर जिनेदीन जिदान को पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ओलंपिक मशाल के साथ पेरिस की सड़कों पर दौड़ते दिखाया गया। इसके बाद 6 किलोमीटर की परेड ऑफ नेशन ऑस्ट्रेलाइज ब्रिज से शुरू हुई, जिसमें 100 नावों में 206 देशों के 10,000 से अधिक खिलाड़ी सवार होकर गुजरे। भारतीय दल की अगुवाई 2 ध्वजवाहकों पीवी सिंधु और टेबल टेनिस दिग्गज शरद कंवल ने की। पीएम मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने गए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स भारतीय दल की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 का आगाज हो चुका है। भारतीय खिलाड़ी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां से पीवी सिंधु से लेकर तमाम वो दिग्गज खिलाड़ी भारतीय का आन बान शान बनकर गए हैं और एक बार फिर से भारत राष्ट्र का सर ऊंचा करने के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके और जीत हासिल करने के लिए अग्रसर है। और वहीं उसी क्रम में ही एक तस्वीर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट विशेस टू द इंडियन कॉन्टिजेंट ओलंपिक्स 2024 पेरिस की बात की। और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, मकोका कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा की मुश्किलें बढ़ गई है। मकोका कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मकोका कोर्ट का यह फैसला मुंबई पुलिस के गैंगस्टर पर संगीन आरोप लगाने के बाद सामने आया। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा था कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने एक गनमैन से सलमान खान के घर के बाहर हवाई फायरिंग करने के लिए कहा था ताकि सुपरस्टार डर जाए। स्पेशल महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र में अनमोल बिश्नोई और शूटर विक्की कुमार गुप्ता के बीच बातचीत में टेप शामिल किए गए थे। आरोप है कि अनमोल ने गुप्ता को इस तरह से गोली चलाने का ऑर्डर दिया जिससे सलमान खान डर जाए। इससे पहले सलमान खान ने मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाए में ये कहा था कि उन्हें यकीन है कि लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के बाहर गोलियां चलवाई थी। 14 अप्रैल को विक्की कुमार गुप्ता और सागर पाल ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 5 राउंड की फायरिंग की थी। और अब बात माउंट आबू से बड़ी खबर की, जहां चौक रॉक बना सैलानियों के लिए शराब का अड्डा। दरअसल पर्यटन स्थल पर खुलेआम सैलानी महफिल जमाते हैं। खुलेआम शराब पीकर टॉड रॉक पर तोड़फोड़ की जाती है, बोतलें फोड़ी जाती हैं। माउंट आबू पुलिस अब मूक दर्शक फिलहाल बनी हुई नजर आ रही है। माउंट आबू की सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माउंट आबू की जो छवि है वो लगातार इस तरह के पर्यटकों के हरकतों से धूमिल होती जा रही है। शराब पीते हैं, धड़ल्ले से शराब बिक रहा है। शराब पीने के बाद उन बॉटल्स को फोड़ा जाता है। वो माउंट आबू जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, जहां पर्यटक आना पसंद करते हैं अपने परिवारों के साथ, लेकिन इस तरह से अगर वहां पर हुड़दंग मचाया जाएगा नौजवान पर्यटकों के द्वारा या पर्यटकों के द्वारा, नौजवान हो या किसी भी
एज के हों तो वहां का माहौल, वातावरण दूषित होगा और इस पर भरसक माउंट आबू पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इन नजारों के बाद भी माउंट आबू पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई है, कोई एक्शन फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। माउंट आबू की छवि लगातार धूमिल हो रही है, शराब का अड्डा बनता हुआ माउंट आबू नजर आ रहा है, जिसपे अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। तो टॉड ड्रॉग बना है, सैलानियों से भरा ये माउंट आबू। यहां पर सैलानियों के लिए शराब का अड्डा बन चुका है। तस्वीरें हम माउंट आबू की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह झुंड में ग्रुपिज्म किया गया है। एक ग्रुप बैठा हुआ है लड़कों का, शराब बीच में बोतलें रखी हुई हैं। ये नजारा ये चिंतित करने वाला है और कई सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह के अगर काम हो रहे हैं पर्यटन स्थल पर तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको माउंट आबू से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। और अब मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली, एनसीआर के कई राज्यों में चेतावनी जारी की गई है, जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई गई है। जबकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। गुजरात के करीब 8 जिले भारी बारिश की वजह से बाढ़ से प्रभावित है। ये आपको ड्रोन के जरिए आप देख सकते हैं नजारा, जहां भी आंख गई आपकी दौड़ रही होगी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। ऐसे हालात ना सिर्फ मुंबई के हैं, जबकि गुजरात के भी हैं, दिल्ली एनसीआर के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं और राजस्थान के भी। इस तरह आपको तस्वीरें नजर आ जाएंगी, चाहे ब्रिज के इस पार या फिर ब्रिज के उस पार। जो लेवल होता है मार्किंग लेवल पानी का, उससे ज्यादा उफान पर नदियां बह रही हैं, झीलें बह रहे हैं तमाम। तो इसमें पोल खुलते हुए नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के रोडें धराशायी हो चुकी है। तो इस बार बारिश ने आफत जो मचाई है उसके हिसाब से आज फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के कुछ राज्यों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। और गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी की बाढ़ ने हालात बद से बदतर बना दिए। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में है और पूर्णा नदी खतरे के निशान से लगातार कई फीट ऊपर बह रही है, जिसका असर यह है कि इस बाढ़ के पानी ने अब लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट। नवसारी में बिगड़े हालात लोगों की जान पर भी भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। रौद्र रूप में बह रही पूर्णा नदी का पानी इस कदर शहर के अंदर घुसा कि एक महिला की मौत की वजह बन गया। बताया गया कि शहर के बीच बनी वसुंधरा हाउसिंग सोसाइटी में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसमें डूबने से एक महिला की मौत हो गई। आशंका जताई गई कि अपार्टमेंट में बारिश का पानी भरने की वजह से वो लड़की बेहोश होकर गिर गई और उसी बारिश के पानी में डूब गई। हालांकि लोगों की जानकारी के बाद एनडीआरएफ की टीम ने उस लड़की को अपार्टमेंट से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। पूर्णा नदी में उफान आने से नवसारी के एक दूसरे इलाके में भी लोग बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए दिखाई दिए। सामने आई तस्वीरों में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने वाले करीब 50 मजदूर इलाके में भरे कई फीट तक पानी की वजह से फंस गए और उन्हें बाहर निकालने के लिए कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि करीबन 8 घंटे के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उन्हें बाहर निकाला। फिर से गुजरात की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि गुजरात के रायसेन में एक ऑटो चालक बाढ़ में बह गया। बताया यह भी गया कि भारी बारिश की वजह से बेगमगंज इलाके में बहने वाले एक नाले में उफान आ गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑटो चालक की। और उफान जब आ गया तो वो जो ऑटो चालक स्कूल के बच्चों को छोड़कर वापस जा रहा था, इसी दौरान ऑटो तेज बहाव में फंस गया, जिसके बाद देखते ही देखते ऑटो तेज बहाव के साथ बहने लगा। लेकिन इस दौरान ऑटो चालक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन वो अपने ऑटो को बचाने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से उसका ऑटो बाढ़ के साथ ही बह गया। और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गंगा समेत सभी नदियां अपने पूरे सबाब पर हैं। ऐसे में सावन के महीने में भगवान शिव पर जलाभिषेक के लिए जल लेने पहुंच रहे कांवड़िए नदी के तेज बहाव का शिकार हो रहे हैं। गंगा के तेज बहाव में फंसे एक कांवड़िए के रेस्क्यू का एक वीडियो उत्तराखंड पुलिस ने शेयर किया है। रिपोर्ट देखिए।
हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने गंगा में उतरा एक कांवड़िया तेज बहाव में फंस गया और सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। तभी कांवड़ियों को बहता देख वहां तैनात एसडीआरएफ के 2 जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते नदी में डूब रहे कांवड़ियों तक पहुंच गए, लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि दोनों जवान उस कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरों से जद्दोजहद करते दिखे। इसी बीच तेज बहाव के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एसडीआरएफ के वो दोनों जवान उस कांवड़ियों की जान बचाने में कामयाब रहे। कांवड़िये के रेस्क्यू का वीडियो उत्तराखंड पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार में जल लेने पहुंचते हैं और इस वक्त गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से अब तक कांवड़ियों के तेज बहाव में फंसने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, मध्य प्रदेश के खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक परिवार पर बारिश आफत बनकर टूटी। तेज बारिश की वजह से एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से उस मकान में रहने वाली एक महिला और उसके 2 बच्चे मलबे में दब गए। मकान गिरने के बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग तुरंत ही बचाव के लिए दौड़ पड़े और रेस्क्यू कर उस मकान में रहने वाली महिला और उसके दोनों बच्चों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में महिला और उसके एक बच्चे को गंभीर चोट आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दौसा के मित्रपुरा गांव के हालातों से जुड़ी खबर दिखाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और एडीएम गांव में पहुंचे। पानी निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम ने डीएसओ गांव में खाद्य सामग्री पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। दौसा के मित्रपुरा गांव में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव एक टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा। ना कोई गांव में आ सकता है, ना गांव से बाहर जा सकता। गांव वालों की इस परेशानी को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी अब प्रशासन पर देखने को मिला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और एडीएम मित्रपुरा गांव पहुंचे। पानी निकासी के लिए इंतजाम किए गए, साथ ही खाद्य सामग्री गांव में भेजने के आदेश भी डीएसओ को दे दिए गए। टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये 10-15 दिन पहले भी एक बार ये इशू आया था और एक कच्चे नाले के रूप में जो है कॉलेज के सामने से एक बनाया गया था, जिसको कि एनएच के नाले के अंदर जोड़ा गया था और पानी की निकासी की गई थी। लेकिन जैसा कि विदित है कि पिछले 1-2 दिनों में दौसा के अंदर जो है कि अधिक बरसात हुई है, तो इसके संदर्भ में पुनः जो है वो जो नाला कुछ दिन पहले बनाया गया था उसके माध्यम से भी, और इसके अलावा हमारी जो यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस की टीम्स हैं, जैसे कि सिविल डिफेंस है और हमारे डीएसओ हैं, और जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रखी है, हमने उन टीम्स को भी एक्टिव कर रखा है। हमारे मेडिकल टीम्स होगी, सभी को एक्टिव कर रखा है। और हमारे जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार जी, एसडीएम जी, वो अभी मौके पे जा कर के इसका जो भी यथासंभव हम डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयास करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को असुविधा न हो। मित्रपुरा गांव में ड्रोन कैमरे से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गांव के हालात कैसे हैं। मकान, दुकान, रास्ते सभी पानी में डूब चुके हैं। दरअसल गांव वालों ने प्रशासन को 48 घंटे में पानी को निकासी नहीं होने पर नेशनल हाईवे 21 को जाम करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अधिकारी गांव पहुंचे। गांव के खराब हालातों के लिए स्थानीय लोग मित्रपुरा में बनाए गए मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार ठहराया। 15 दिन से पहले भी यहाँ बाढ़ के हालात बन गए थे। हमने प्रशासन को अवगत कराया है। स्थानीय जो हमारे सांसद है उनको भी हमने फोन किया है, कलेक्टर साहब को अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान समस्या का निकलता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन आग मूंद कर सो रहा है। मेडिकल कॉलेज, नाले का निर्माण कर दिया। नाले जो परंपरागत नाला था हमारा, उसमें कॉलेज बढ़ गया, और जो वर्तमान जो व्हीकल की व्यवस्था करी गई है उसको इसने कंपनी ने उसको नाले को तैयार नहीं किया, इसलिए समस्या हो रही है। अब आज इतनी समस्या हो गई कि देखो हमारी जो भैंसें हैं, इधर दिखाओ, ये पानी में डूब रही है, पूरे मकान डूब रहे हैं, और इधर देखो पूरा गांव है ना, आने जाने का सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज तो बन चुका है, लेकिन पानी निकासी के लिए नाला ही नहीं बनाया गया। ये जब से बारिश चालू हुआ तभी से पानी आ गया। मेडिकल कॉलेज की दीवार खड़ी हो गई, पानी बंद हो गया, पानी निकल नहीं रहा है, और घरों में पानी घुस गया। कईयों के बोर खराब हो गए,
मवेशियों को दिक्कत आ रही है, आदमी निकल नहीं सकते हैं, सारी समस्या आ रही है। प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। पहले प्रशासन को सब सूचना दे दी और कई बार दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं था। कुछ थोड़ी फॉर्मेलिटी कर पूरी कर गए। चारों तरफ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, हम क्या करें। बहुत हमारा डांडा डूब रहा थी, बोर और खत्म हो गया हमारा। दौसा में पिछले 48 घंटे में 10 इंच बारिश हुई। इस बारिश से हाल बेहाल है। 10 दिन पहले हुई बारिश के दौरान प्रशासन ने पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश ने हालात खराब कर दिए। अब न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक बार फिर जागा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मित्रपुरा गांव वालों को कब तक इस पानी से राहत मिलेगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम गोरबंद।